पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और आतंकवादियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत ने साफ किया है कि जो भी कदम भारत की सरजमी पर भारत के खिलाफ उठेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सरकार के साथ-साथ विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दें। बातचीत करेंगे, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब के इस समूह में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जी, बुलाने के लिए शुक्रिया। जी, थैंक यू अनुपम जी। जिस तरह से लगातार भारत कार्रवाई कर रहा है, हालाँकि बौखलाया हुआ पाकिस्तान भी भारत के जो मासूम लोग हैं, उनको टारगेट बनाने की जुगत में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी कई जगह पर गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। आपको क्या लगता है, जो हमले लगातार भारत पाकिस्तान पर किए हैं सिंदूर ऑपरेशन के तहत, उससे पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान अब तक भारत ने कर दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है। भारत ने जी, पाकिस्तान पे नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकी जी, ठिकानों पे हमला किया बिल्कुल। है। और जी, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी कोई मंशा पाकिस्तान के अंदर हमला करने की नहीं थी। हम जी, एस्केलेशन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं और हमने अपने दुश्मनों को मारा है। जिन लोगों ने हमें घाव दिए थे, हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि हमने इस तरह की हम इस तरह के घाव दोबारा नहीं खाना चाहते हैं। जी, तो ये बात स्पष्ट है और इसी बात को भारत ने पूरे वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को भी बता दिया है कि भारत का जो हमला था वो लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हूजी जैसे इस तरह के जितने भी संगठन पाकिस्तान के अंदर फल फूल रहे हैं, जी, उनको निशाना बना किया गया था और प्रिसाइज़ निशाने थे। प्रिसाइज़ जो भी मिशन था वो इस तरह से किया गया था, किसी और भी तरह की हानि ना हो, ना पाकिस्तान की सेना को हो, ना पाकिस्तान के आम शहरियों को हो। लेकिन अगर जी, पाकिस्तान इस चीज़ को अब दूसरे एंगल से देख करके भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने की बात कर रहा है, तो भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से उकसावे वाली राजनीति करेगा, इस तरह की कोई रणनीति बनाएगा कि भारत के लोगों को ज़्यादा परेशानी हो, तो भारत उसको और भी ज़्यादा रिटेलिएशन करेगा ज़बरदस्त ताकत के साथ। तो अभी जी, हम देख रहे हैं एलओसी के अंदर जिस तरह से कल सुबह से ही भारी गोलाबारी चल रही है, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है और दोनों तरफ से एक बहुत गर्म माहौल है और वहाँ पर ये भी खबरें आई हैं कि पुंछ के अंदर हमारे कुछ आम नागरिकों ऊपर भी पाकिस्तान ने हमला किया है। तो इस बात को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत इस चीज़ का भी जवाब ज़रूर देगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो भारत तो उसी दिन खत्म करना चाह रहा था, लेकिन अब ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा, इस तरह की शेलिंग जारी रखेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर को हम इसको और एक्सटेंड करेंगे। जी, बिल्कुल, भारत कड़ा जवाब देगा अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अनुपम जी, कल जब विदेश मंत्रालय की और गृह मंत्रालय की तमाम जब यहाँ से बयान आने शुरू हुए, तो जब विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विक्रम जी की, तो उन्होंने एक टीआरएफ का नाम लिया और ये कहा कि टीआरएफ सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है और लश्कर-ए-तैयबा का उसे भारत का एक संगठन बताया गया। जानना चाहेंगे कि टीआरएफ क्या है? किस तरह से पूरा जो 22 अप्रैल को पहलगाम में पूरी घटना हुई, एक आतंकी समूह वहाँ पर पहुँचता है, मासूम लोगों से उनका धर्म पूछता है, उसके बाद उनको निशाना बनाता है। क्या है टीआरएफ ये? देखिए, हम थोड़ा-सा 4-5 साल पहले आपको ले जाते हैं, 2019 के समय, जिस समय भारत ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया था। जी। ये वही दौर था जिस समय पाकिस्तान एफएटीएफ ही ग्रे लिस्ट में पहुँचा हुआ था और पाकिस्तान को दुनिया भर के संस्थानों ने पैसा देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान कंगाल कंगाल हो चुका था, लगभग दिवालिया हो चुका था। जी। उस समय एक शर्त रखी थी एफएटीएफ ने कि आपको अपने सरज़मीन से आतंकवादियों को हटाना पड़ेगा, उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, तभी हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे। हुँ। तो पाकिस्तान ने दिखावे की कार्रवाई करते हुए एलएटी और ये सब जो उनके आतंकवादी संगठन जो पाल रखे उन्होंने, उसमें से कुछ लोगों को दिखावटी तौर पर जेल में बंद किया जी। और कहा कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और उसी समय भारत ने अपनी तरफ कश्मीर में 370 हटा दिया। हुँ। तो लश्कर-ए-तोयबा वगैरह को चूँकि अब उनके ऊपर डबल दबाव था कि अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं तो उन्हें एफएटीएफ से पैसा नहीं मिलेगा और हुँ। भारत ने चूँकि 370 हटा दिया था तो भारत के खिलाफ भी कुछ षड्यंत्र करने थे। हुँ। तो लश्कर-ए-तोयबा ने अपना एक ऑफशूट बनाया, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से रिवैम्प किया और कुछ नए लोगों को जोड़ करके हुँ। उसको भारत के खिलाफ एक्टिव कर दिया और उसका नाम बहुत सोच समझ करके स्ट्रैटेजिकली उसको देखिए टीआरएफ नाम दिया गया, द रेजिस्टेंस फोर्स, हुँ। जिससे कि एफएटीएफ वगैरह को ये समझ में आए कि हुँ। ये कोई होम ग्रोन कोई ग्रुप है, हुँ। भारत में ही पैदा हुआ ग्रुप है और ये रेजिस्टेंस कर रहा है भारतीयों के खिलाफ। तो हुँ। एक जानबूझ करके और इसमें कुछ जानबूझ करके इसको जो है इस्लामिक जिहाद से थोड़ा-सा अलग सा नाम दिया गया। जैसे उनके बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशंस हैं उनका नाम देखिए आप हुँ। हरकतुल मुजाहिदीन और ये सब लश्कर-ए-तैयबा सब में एक इस्लामिक जिहाद की बू आती है। हुँ। लेकिन इसको जानबूझ करके बड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लान किया गया था और ये भारत के खिलाफ कश्मीरियों को जोड़ने के लिए लगाया गया। तो भारत के खिलाफ भी लगातार लश्कर-ए-तोयबा की जो भी गतिविधियाँ थी, उनको टीआरएफ से करवाने की कोशिश करी गई थी। तो हमें ये मोटा-मोटी ये समझना चाहिए कि एलईटी हो या हाँ। टीआरएफ हो, ये बेसिकली एक ही चीज़ है। जी। बस
उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से इनको थोड़ा-सा इनका रूप और कलेवर बदल दिया गया था। तो भारत सरकार को इस बारे में पता था। अब देखिए जब भी पहलगाम की घटना होती है तो उसके बाद भी टीआरएफ का नाम सामने आया था। टीआरएफ हाँ। ऐसा कुछ मीडिया में सुर्खियाँ भी आई थी हुँ। कि टीआरएफ ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है कि हमने इसको करवाया है। तो अब इसी बात से समझा जा सकता है कि टीआरएफ बेसिकली वो एलईटी ही है, लश्कर-ए-तोयबा भी है, जैश-ए-मोहम्मद ही है और इन्हीं की वजह से भारत में इतनी बड़ी गड़बड़ी करने में ये सफल हुए थे। चूँकि इनका एक ओवरग्राउंड नेटवर्क भारत में पहले से था। देखिए एलईटी वगैरह ने बनाया था, कश्मीर के अंदर हुँ। कुछ नेटवर्क बनाए थे, कुछ लोगों को अपने साथ रखा था हुँ। और उसी को इन्होंने उन्हीं के सहारे इसको एग्ज़ीक्यूट करवाने की कोशिश करी थी। और मैं थोड़ा-सा इतिहास में और ले जाऊँ जी, तो जी। 2020 के आसपास 1 अप्रैल 2020 वो दिन था जब पहली बार टीआरएफ को पब्लिकली जाना गया था कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है। कश्मीर में कुपवाड़ा के आसपास केरन घाटी में एक गन बैटल हुआ था पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में और इनके टीआरएफ के कुछ आतंकवादियों के बीच में और ये 4 दिनों तक चला था। तब ये सुर्खियों में आया था, 4 दिनों तक गन बैटल चला था। अब देखिए अब इसी समझ में आता है कि 2019 में जो संगठन बना है, हुँ। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो भारतीय फोर्सेस के खिलाफ सीधे 4 दिन तौर तक पर लड़ाई लड़ सके। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, आपने ठीक कहा लश्कर-ए-तैयबा का ही दूसरा रूप है भारत में। अनुपम जी, ये कहा जा रहा है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में जो संयुक्त राष्ट्र को एक लिस्ट सौंपी थी, 1267 प्रतिबंधित समिति की, उसमें इसका भी नाम था और उसके जी। बाद ये लगातार एक्टिव रहा है घाटी के इलाकों में। जी, 2023 जनवरी में इसके ऊपर जो ये टीआरएफ का जो लीडर माना जाता है शेख सज्जाद गुल, हुँ। इसको 2023 में जनवरी में ही भारत ने इसके ऊपर यूएपीए लगा दिया था जी। और इसको एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था ऑफिशियली और इस बात की सूचना यूनाइटेड नेशंस तक दी गई थी और भारत के जितने भी सहयोगी देश हैं उन तक भी सूचना दे दी गई थी हुँ। कि ये कोई आम लोकल टेररिस्ट नहीं है, ये बाकायदा एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके ऊपर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। उस समय हुँ। देखिए उस समय भी जब इसके ऊपर ये कार्रवाई करी गई थी, यूएपीए लगाया गया था, हुँ। उस समय भी इसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे कि कश्मीर के अंदर एक बड़े जर्नलिस्ट हैं शुजात बुखारी, हुँ। उनकी हत्या की कॉन्स्पिरेसी रच रहा था। हुँ। तो और इस तरह की कई और चीज़ें, कुछ नेताओं को मारने के फिराक में था और कुछ गड़बड़ियाँ फैलाना चाह रहा था ये। तो जी। सज्जाद गुल को एक घोषित टेररिस्ट बताया गया और इसी के हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग बाकी जगहों पर करी गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके ऊपर दबाव बने और अगर ये भारत छोड़ करके पाकिस्तान छुपने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान के उन तमाम छुपाए हुए आतंकवादियों के साथ इसकी भी गिनती कर ली जाए। तो उसके बाद से ये भगोड़ा है, ये मिला नहीं है कहीं पर भी। लेकिन भारत ने तो 1 साल 2 साल पहले से ही इसके ऊपर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी थी। मैं भारत के निशाने पर ये था, जैसा कि आपने कहा कि अंग्रेजी नाम की बदौलत इसने सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाई और सोशल मीडिया के अलावा ये वही पुरानी टेक्नीक के सहारे लोगों को भड़काने का काम करता रहा घाटी में युवाओं को और इतने बड़े हमले के बाद अब जो इसका सरगना है वो सामने नहीं आ रहा। ये कहा जा रहा है कि ये भी बाकी आतंकवादियों की तरह फिलहाल क्योंकि इतना बड़ा हमला किया तो निश्चित तौर पर इसका बच पाना मुश्किल था। तो ये भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के किसी शहर में खास तौर पर जो खबरें आ रही है, रावलपिंडी में कहीं छिपे होने की इसकी बात सामने आ रही है। ठीक है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये रावलपिंडी के आसपास जी। कभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था। तो पूरी उम्मीद है कि इस समय जो बचे-कुचे जो टेररिस्ट हैं एलईटी के या जो बड़े टेररिस्ट हैं जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस तक गया हुआ है, जी। उन टेररिस्ट को सीधे-सीधे पाकिस्तान आर्मी ने अपने अंडर में ले रखा है, या तो अपने साथ छुपा रखा है या तो फिर उनको बहुत महफूज़ जगह पे रखा हुआ है। जी। तो ये सज्जाद गुल भी उन्हीं में से एक है क्योंकि इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ये भी है। तो बाकी सब की तरह जैसे कि ये जो भी हैं वहाँ पर हाफ़िज़ सईद हो गया या फिर ये मौलाना मसूद अज़हर हो गया, हुँ। इनको दिखावे के लिए जेल कहा जा रहा है कि जेल में हैं या कहीं इलाज करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत में बहुत प्रोटेक्शन के साथ पाकिस्तान आर्मी के अंडर में है। जी। इसी तरह से ये सज्जाद गुल भी कहीं न कहीं ऐसी ही जगह छिपा होगा जहाँ पर इसको पूरी प्रोटेक्शन मिली होगी। चलिए बिल्कुल कहीं भी मिली हो लेकिन भारतीय सेना उसे कहीं न कहीं से ढूँढ के निकालेगी और जिस तरह से पहलगाँव में पूरा वाक़या लोगों ने अंजाम दिया उसका बदला भी लिया जाएगा। बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अ, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग-थलग है, एक भिखमंगे राष्ट्र की इसकी इमेज बनी हुई है और असला बारूद क्या है उसके पास पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में जिस तरह की ये नापाक हरकतें लगातार करता जा रहा है समझाने के बाद भी दुनिया भर के मुल्कों के पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरह से भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया है इसके खिलाफ थमने की वजह क्या है इसके पास? थम क्यों नहीं रहा? क्यों लगातार ये अ जो सीज़फायर इसका उल्लंघन कर रहा है? सिर्फ़ पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनको दिखाने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, सीधी-सी बात है, जनरल असीम मुनीर को एक्सटेंशन मिलने वाला है, जी। उनको अपनी गद्दी 5 साल के लिए बढ़ानी है। जी। जनरल मुनीर और पाकिस्तान की सेना की जो इज़्ज़त है पाकिस्तान की अवाम की नज़र में वो इस समय सबसे लो स्तर पर पहुँच चुकी है, सबसे कम स्तर हुँ। पर पहुँच चुकी है क्योंकि बलूचिस्तान हो चाहे केपीके हो, हर जगह पे बवाल चल रहा है और पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़, अब जब भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, तो उसके बाद जनरल मुनीर को अपनी इज़्ज़त
बचाने की भी दांव पर लगी हुई है। अगर वो इस हुँ। तरह की छटपटाहट नहीं दिखाता है, भारत के खिलाफ कुछ हरकतें नहीं करता है, तो जो बची कुछ इज्जत है पाकिस्तान के अंदर वो भी उसकी चली जाएगी और हो सकता है उसकी गद्दी भी उसको छोड़नी पड़ जाए। जी। तो ये सब चीजें अब जनरल मुनीर ने इसको अपनी इज्जत का प्रश्न बना लिया और सिर्फ इसी वजह से वो भारत के ऊपर इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाइयां करवा रहा है। अब देखिए अब पाकिस्तान के अंदर से भी इस तरह की आवाजें उठनी शुरू हो गई है कि जब भारत का जो भी ऑपरेशन था पूरी तरह से जस्टिफाइड था। जी। कुछ लोग हैं, लेकिन अब हकीकत ये है कि उनको उनकी आवाजें दबाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन धीरे-धीरे करके पाकिस्तान की आवाम को भी ये समझ में आएगा कि भारत ने जो भी किया है बहुत जस्टिफाइड है और इंटरनेशनल लेवल पर इसीलिए तमाम देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि और क्योंकि जनरल भारत ने मुनीर ये भी कहा है कि वो आम नागरिकों पर नहीं बल्कि जो आतंकी कैंप है उनको निशाने पर ले रहा है और पाकिस्तान का आतंक का पुराना साथ रहा है। ये आतंकवादी हिंदुस्तान छोड़िए पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को जीने नहीं देते। कई बार खबरें पाकिस्तान के अंदर से आती है कि आतंकवादियों ने अपने ही मुल्क में कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका बातचीत करने के लिए, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।